हाँ जी जी। कैसे हो सब? तो अब जैसे हमारे एग्जाम्स बिल्कुल पास हैं, तो आज की वीडियो का टॉपिक भी जो है वो आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे हर पेपर के लिए हमने फाइनल टच देना है उस सब्जेक्ट को, हमने फाइनल रिवीजन करनी है। अपने फर्स्ट पेपर के लिए हमने अब फाइनल टच देना है उसको, या जो जो भी अब आगे हमारे एग्जाम आएंगे उसमें हमारे पास नॉर्मली तो एक ही छुट्टी मिलती है, कभी कभी किसी पेपर में दो छुट्टियां भी आ जाती हैं। अब उसमें रिवीजन को कैसे मैनेज किया जाए? नॉर्मली हम कई बार कौन सी गलतियां कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने 3-4 चैप्टर्स पर ज्यादा टाइम लगा दिया है ना, सारा वक्त उस पर बीत गया। अब जब हमारे पास टाइम शॉर्ट हुआ, अब हमें नजर आ रहा है कि हमारा एग्जाम बिल्कुल सर पे है, हमें लगता है कि अब बाकी चैप्टर्स की रिवीजन कैसे करूं, अब वो मैनेज नहीं हो पाता, वो घबराहट में सारा काम खराब हो जाता है। अब कई बार माइंड में आता है कि क्या सारा गो थ्रू कर जाएं, एक बार ओवरऑल पढ़ जाएं सब कुछ, या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करके जाएं, है ना। ये सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस घूमते हैं। तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई कर देता हूं, क्विकली करूंगा आज क्योंकि टाइम आपके पास भी शॉर्ट होगा। बाकी हाँ, मेन चीज जो है, मेन डिसीजन तो आपका ही रहने वाला है, लेकिन हाँ आपके डिसीजन में मेरे जो पॉइंट आपको सूटेबल लगेंगे वो आप उनमें ऐड कर लेना। अब सबसे पहले लेता हूं कि अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखो सबसे बड़ी बात क्या है। कई बार हमारे से गलती क्या होती है कि हम ना अपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें देखो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, हमारे पास होल्डिंग है ना, होल्डिंग कंपनीज का कोई क्वेश्चन है, जहां मेलगामेशन कैब इंटर फाइनल के अलग अलग टॉपिक होते हैं, आप समझ सकते हो। कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ने में उसको समझने में हमारा मेजर टाइम निकलता है। अब जब हमें स्टेटमेंट समझ आती है फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी उसका कंसेप्ट है या जो उसका फॉर्मूला है वो तो वही लिमिटेड सा है, लेकिन स्टेटमेंट में हमें इतना घुमा दिया जाता है, कई बार हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाना है या कैसे लगाना है। ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए अगर मेरे हिसाब से आप ज्यादा टाइम स्टेटमेंट्स पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा दोगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। कुछ चैप्टर्स आप ज्यादा अच्छे से कर लोगे, कुछ चैप्टर्स आपके बिल्कुल ही रह जाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जिस चैप्टर पर तो आपकी पूरी ग्रिप है, आपको लगता है कि मैंने प्रैक्टिकल्स ट्राई किए हुए हैं और मुझे आराम से रिकॉल हो जाएगा कि कैसे करना है, उसमें तो आप स्टेटमेंट्स वगैरह देखो ही ना, जस्ट उसके फॉर्मूले वगैरह या कंसेप्ट्स को ओवरव्यू दे लो। हाँ, कुछ कई क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चंस मैंने ट्राई करके देखने हैं, तो आप वो जो भी एक दो तीन क्वेश्चन जो भी उठाने हैं पर चैप्टर, वो कोशिश करके वो वाले क्वेश्चंस उठा लो जिनकी स्टेटमेंट समझने में आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो। और उसके बाद उनको करने के बाद आपको लगे कि हाँ अब मेरा ओवरऑल चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो गो थ्रू हो गए हैं। अगर आप ये सोचोगे कि ये पॉइंट रह गया, ये टॉपिक रह गया, ये कैसे करना था, तो अब इस वक्त पर उस चीज का टाइम नहीं होता। अब तो ये होता है कि मेन आपका ओवरव्यू, मतलब उसको आपको जो चैप्टर के हर पॉइंट हैं जो किसी क्वेश्चन में नहीं कवर हो रहा, अब वो वैसे देख लो, है ना। अब क्वेश्चन करके उसकी प्रैक्टिस करो, इस वक्त पर उसका टाइम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोबारा क्विकली बता देता हूं कि चैप्टर वाइज देख लो, जिसके ऊपर पूरी ग्रिप है उसको तो वैसे गो थ्रू कर लो, जिसको लगता है कि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं उसके लिमिटेड क्वेश्चंस उठाओ और उन क्वेश्चंस को चाहे थोड़ा डीपली ले जाओ, जिसके साथ आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरा ओवरऑल चैप्टर वाइज हो गया। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाओगे तो माइंड को कंफ्यूज करोगे स्टेटमेंट्स को समझने में। ये मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। बाकी इसमें से आपको जो आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल लगे आप वो बीच में से उठा लेना मेरी बात को। अब आते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पर। देखो थ्योरी के लिए तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बोलूंगा। नॉर्मली हमने जो पास्ट में पढ़ा है थ्योरी में, अब उसमें थ्योरी में देखो सब्जेक्ट हमारा इतना ज्यादा इन डेप्थ चला जाता है क्योंकि वैरायटी भी अलग अलग है। लॉ है हमारे पास आ जाती है, ऑडिट आ जाती है, जब दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट को कहने को तो थ्योरी है, लेकिन हर सब्जेक्ट को रिवीजन करने में उसका एक अपना स्टाइल होता है। अब अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप मान लो जैसे एग्जाम सेंटर में, है ना, आप मान लो एग्जाम सेंटर में जैसे एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो, वहां पे आपके पास क्वेश्चन पेपर है हाथ में। अब वही चीज जरा आप घर पे समझ लो।
आप घर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, घर पे कोई थ्योरी का क्वेश्चन, आपके पास पेपर है घर पे, आप वो थ्योरी के क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे हो। अब आपके माइंड में ये नहीं क्लिक कर रहा, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, आपके माइंड में ये नहीं क्लिक कर रहा कि इस क्वेश्चन में क्या आना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मेरे माइंड में कुछ हिंट आ जाए तो मैं लिख दूंगा, मैं बना दूंगा उसको, थोड़ा आइडिया दे दो कि यहां पे क्या आना है। अब मान लो आपके पास बुक पड़ी थी, आपने थोड़ी सी खोल के देखी, अच्छा 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 इसमें ये लिखना था, अब ठीक है। अब चाहे आपको उसके ऊपर ज्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया ना कि अच्छा इस चीज में ये लिखना है। अगर आप सोचो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर तो आइडिया से भी नहीं लिख सकते, फिर तो वो चीज मतलब बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको ठीक है, एक बार दो बार तीन बार चीजें गो थ्रू हुई हैं, बस मेन क्या होता है कि कोई मुझे ये बता दे कि हिंट दे दे, हिंट वर्ड उठा लो कि ये हिंट है, अगर मेरे माइंड में ये हिंट आ जाता है तो मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख सकता हूं। अब जब भी आपने थ्योरी को रिवाइज करना है, अगर आप वो जो हिंट्स पर ज्यादा जोर दोगे, देखो अगर सारी सारी थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारा गो थ्रू कर लो, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी टॉपिक चैप्टर उठाते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि चैप्टर को ना आपको ऐसे लेना है कि एक एरिया डिवाइड करना है कि इस चैप्टर में मेरे, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपके चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसकी नंबरिंग ऐसे होती है, मान लो इंट्रोडक्शन दी हुई है, उसके ऊपर लिखा होता है नंबर 1। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको दे दिया उन्होंने नंबर 2, वो मेन टॉपिक का नाम। अब वो मेन टॉपिक के अंदर जो एरियाज चलने हैं 2.1, 2.2, अब 2.2 टॉपिक के आगे कोई एरिया चलना है 2.2.1, है ना। देखा ना आपने, नॉर्मली हमारे स्टडी मटेरियल में, जब कोई भी बुक में ऐसे नंबरिंग की होती है। अब जब उसी चैप्टर में नया कंसेप्ट आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है, उसको नंबर दे दिया जाएगा 3। अब 2 नंबर वाले में क्या चल रहा था, कौन कौन से एरियाज हैं, जब 3 स्टार्ट हुआ तो वो क्या है, उनमें कौन कौन से एरियाज हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो उस एरियाज में, जैसे आपने नंबर 2 देख लिया, नंबर 3 देख लिया, थोड़ा सा आइडिया रखो कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जब बुक के पीछे कोई क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा इसमें से क्योंकि नॉर्मली हम सारा चैप्टर पढ़ जाते हैं, लेकिन उसी चैप्टर में से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो अगर आप मेन टाइम इस चीज के ऊपर लगाना शुरू कर दोगे तो आपको पेपर में रिकॉल करने में आसानी रहती है और पेपर आप ज्यादा बेटर वे से परफॉर्म कर पाते हो। अगर आप सारा टेक्स्ट पढ़ने लग जाते हो तो पेपर में जाके आपको लिखना क्या है, पहले ये चीज माइंड में क्लिक ही नहीं करती, वो टेक्स्ट पढ़े का इतना फायदा भी नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आप मतलब जैसे माइंड में एक इंडेक्स बनाने की मैक्सिमम कोशिश करो कि ये पूछा जाएगा तो उसमें ये चीजें हैं, ये पूछा जाएगा तो उसमें ये चीजें। जब चीजों के नाम या हेडिंग्स याद आ जाएंगी तब उनमें एक्सप्लेन क्या करना है, वो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल होना शुरू हो जाता है। हाँ, लॉ वगैरह में थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि सेक्शन भी आ रहे हैं या कैसे पेनल्टीज वगैरह भी लिखूं, वो तो देखो जो जो रियलिटी है, वो तो जिस बच्चे ने ज्यादा प्रैक्टिस की है वो उन चीजों को आराम से लिख पाता है, जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस की है वो एक बार पढ़ के इन चीजों को पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको लिख पाए। लेकिन हाँ, अगर आप इंडेक्स वगैरह माइंड में क्लियर लेके चलोगे तो भी आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब बाकी आपके माइंड में अगर कोई इस सिचुएशन जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, कोई भी पॉइंट आ रहा है, डाउट आ रहा है, वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आपके एग्जाम्स में भी मैं आपके साथ रेगुलरली वीडियोस के थ्रू इन टच रहूंगा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, मिलता हूं कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।